अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। और आपको मालूम है कि हमने एक सीरीज़ शुरू की हुई है, थ्री आइडियाज़ फॉर अ बेटर पाकिस्तान। और उसका मकसद ये है कि हम लोगों से पूछें कि उनके नज़दीक तीन कौन से ऐसे आइडियाज़ हैं जिनकी बदौलत पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, बेहतर हो सकता है, तरक्की कर सकता है और खुशहाली के जो सफ़र है उसमें आगे अपना नया जीना जो है वो तय कर सकता है। और उसमें ज़ाहिर है मुख्तलिफ लोगों से हम बात करते हैं, किसी का कोई व्यू होता है, किसी का कोई व्यू होता है। लेकिन आज हम जिन लोगों से बात करेंगे, वो आपको बताएँगे कि क्या-क्या चीज़ें हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो पाकिस्तान के लिए एक समझ लें कि क्रिटिकली इम्पोर्टेंट जो हो सकती हैं वो हैं। तो उनसे हम बात करेंगे और सबसे पहले मैं आपके साथ तारुफ़ कराता हूँ। हमारे दोस्त हैं इब्न फ़ाज़िल साहब, ये हमें लाहौर से जॉइन कर रहे हैं। आप इनका पेज जो है वो बड़ा मशहूर पेज है। ये एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से अपना एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इनके साथ आज ज़रा गुफ्तगू में पूछेंगे कि ये क्या-क्या हमें आइडियाज़ दे सकते हैं कि पाकिस्तान किस तरह आगे बढ़ सकता है। दूसरे हमारे दोस्त जो हमारे साथ मौजूद हैं सफदर चीमा साहब। और सफदर चीमा साहब जो हैं, ये ग्रीनिस्ट के हवाले से, इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है ग्रीनिस्ट। तो ये उसके ऊपर काम कर रहे हैं, उसका बात करेंगे। लेकिन ये साथ कोई चीज़ आपकी चल रही है या तो फ़ोन के ऊपर ऑडियो चल रही है, उसको आप ज़रा बंद करेंगे। जी, ये ज़रा ये नहीं, अभी भी आ रही है आवाज़, अभी भी आवाज़ आ रही है, इसको आप बंद कर दें ताकि और बल्कि आप अपना माइक जो है उसको म्यूट कर दें। खैर, चलें मैं आपको अभी अभी हम बात करते हैं, जब आप फिक्स हो जाएँगे तो हम बात करेंगे। इन द मीन टाइम हम बात कर लेते हैं जनाब इब्ने फ़ाज़िल साहब के साथ। हमारे दोस्त जो हैं लाहौर से हमें जॉइन कर रहे हैं। इब्ने फ़ाज़िल साहब सिर्फ सबसे पहले तो ये बता दें कि आजकल आप कर क्या रहे हैं और जो आपका काम है उसको थोड़ा-सा हमारे दोस्तों के लिए, व्यूअर्स के लिए समराइज़ कर दें जी प्लीज़। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे दावत दी प्रोग्राम के लिए। तो अर्ज़ ये है कि हम खुशहाल पाकिस्तान के नाम से एक हमने प्रोग्राम शुरू किया, जिसका बुनियादी मकसद यही जो आपने बताया कि लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप देना, यानी उनको छोटे कारोबार के मतलब आगाही देना। और उसके अंदर हमारा जो मेन फोकस है, वो ऐसे काम जो पहले से पाकिस्तान में नहीं हुए। जी, यानी पाकिस्तान आपको पता है कि एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम बाकी दुनिया से बहुत पीछे हैं। तो हम लोगों ने टेक्नोलॉजी के अंदर और एग्री बेस्ड जो काम है उनके अंदर ऐसे काम की निशानदेही की जिसमें पाकिस्तान बिल्कुल पीछे था या बिल्कुल इग्नोर्ड थे। तो उस कामों को हमने सारी दुनिया से जो बाकी दुनिया में कर रहे हैं वहाँ से लर्न किया और उनकी एक प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बना के और वो हमने अपने लोगों को दी कि जी ये काम ऐसे हैं जो आप अपने वसाइल में रहते हुए यहाँ पाकिस्तान में कर सकते हैं। तो अभी हमने एक साल के अंदर तकरीबन 30 के करीब ऐसे काम जो हैं वो तलाश किए, उनकी फिजिबिलिटीज, उनकी मशीनरी और अब हम उनकी जो ट्रेनिंग है उसका बंदोबस्त कर रहे हैं जी पाकिस्तान के अंदर, ताकि जो हमारी चीज़ें और हमारे रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, हम उनको इस्तेमाल में लाते हुए यूज़फुल चीज़ें बना सकें और अपनी इम्पोर्ट को कम कर सकें, ताकि हमारी ओवरऑल जो इकॉनमी है वो बेहतर हो। तो जो सबसे पहला हमारा तो जो प्रोग्राम है वो ये है। जी। एक एक चीज़ जो आपने बताई कि इंपोर्ट्स कम कर लें, ये तो आप बेसिकली नेशनल सर्विस कर रहे हैं कि अगर हमारी इंपोर्ट्स कम हो जाती हैं और हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाती हैं, तो हमारी मईशत के ऊपर उसका बहुत ही पॉजिटिव असर आएगा। तो इस हवाले से अभी तक आपने क्या किया और इसका क्या अभी तक लोगों से आपको क्या रिस्पॉन्स और फीडबैक क्या मिल रहा है? जी, बिल्कुल जी। सबसे पहले मेरा चूँकि इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड है, मैं इंजीनियरिंग सेक्टर से हूँ और मैं कोई 25 साल से इंजीनियरिंग में काम कर रहा हूँ। तो मैंने ये देखा है इंजीनियरिंग सेक्टर में भी और बाकी जो हमारे रोज़मर्रा के मामूलात में जो हमारी इस्तेमाल की चीज़ें हैं, ऑटो सेक्टर हो गया या डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गई, उसमें जब हम देखते हैं तो हमारी 80% से ज़्यादा जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं, वो बाहर से आती हैं। जिनमें ज़ाहिर है कि सबसे ज़्यादा चाइना से आती हैं, बाकी यूरोप से, दीगर मुल्कों से। तो हमने अभी उसको फ़ोकस किया कि जी हम वो चीज़ें जो कि हम पाकिस्तान में मौजूद टेक्नोलॉजी और वसाइल के अंदर रहते हुए बना सकते हैं, उन चीज़ों को हमने पकड़ा और उनको हमने नॉमिनेट किया, निशानदेही की कि ये वो काम है जो हम बगैर किसी टेंशन के, बगैर किसी बहुत ज़्यादा इल्म के और किसी तजर्बे के हम आराम से पाकिस्तान में कर सकते हैं।
तो उसके अंदर वैसे जैसे गुजारिश की कि हमने फोकस किया सबसे पहले सेल फोन को। सेल फोन के अंदर आपको पता है कि बहुत सी एक्सेसरीज, फोन बजाते हैं खुद, तो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है वो, कि वो भी अब पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बनना शुरू हो गया। लेकिन इसकी जो एक्सेसरीज हैं, इसके जो कवर्स हैं, इसके जो फ्रंट और बैक कवर्स हैं, इसके जो स्क्रीन प्रोटेक्टर्स हैं, इसकी जो हैंड फ्री वगैरह, तो इसके ऊपर फिर हमने फिजिबिलिटीज बनाई, उसकी टेक्नोलॉजी देखी, उसकी मशीन्स के मतलब इंफॉर्मेशन ली बाहर से लोगों से, और उनकी सारी रिपोर्ट बना के अपने लोगों को दी कि ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत हवा नहीं है, तो आप इसके ऊपर तबाह आजमाइए। अच्छा, ठीक। इसी तरह हमने फूड सेक्टर में गए। फूड सेक्टर में हमने ये देखा कि जो 40% के करीब हमारा फ्रूट और फूड जो है वो मार्केट में आने से पहले वेस्ट हो, तो हाँ। उसको प्रिजर्व करने के लिए हमने बहुत सारे प्रोग्राम दिए। उसके अंदर हमने जो फ्रूट है उसकी यूजफुल प्रोडक्ट, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाने के लिए हमने उसके ऊपर बहुत काम किया। हमने अपनी एक लैब डेवलप की है जी, फूड प्रोसेसिंग की। उसके अंदर हम अच्छा। एक्सपेरिमेंट करते हैं, और अल्लाह के फजल से हमारे साथ बहुत से लोग जो फूड के अंदर एक्सपर्ट, फूड फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं और अपनी अपनी फील्ड के माहर हैं, वो हमारे साथ शामिल होते गए, और अपनी अपनी फील्ड में जो उनके तजर्बात से वो उन्होंने हमारे साथ शेयर किए। और अब हम इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि तकरीबन जो आप कह लें कि दर्जनों लोग जो हैं इस वक्त अपने काम शुरू कर रहे हैं या कर चुके हैं उस टेक्नोलॉजी जो हमने उनको दिखाई या सिखाई उसकी मदद से। तो इंशाल्लाह हम ये देख रहे हैं, जैसे आपने रिस्पांस का पूछा, तो इसका रिस्पांस हमारी तवक्को से बेहतर है। यानी एक तो माशा। लोग बहुत ईगर थे, उनके पास काम नहीं था, उनके पास मतलब वसाइल थे, वेस्ट हो रहे थे। और दूसरा ये कि जो मुझे लगा कि उनको गाइडेंस की बहुत ज़्यादा कमी थी। फिर एक ट्रस्ट का फैक्टर था कि हाँ। बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो खाली बात बता देते हैं, आगे उसको फिर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। तो जब हमने एक्सपर्ट की मदद से लोगों को ट्रेन करने का और उनको मशीनरी के मुतालिक बताने का सारा निज़ाम किया, तो उससे फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो लोगों के अंदर ट्रस्ट भी डेवलप हुआ। और अब इस वेरी गुड। वक्त हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो ड्राई फ्रूट है या फ्रूट चिप्स हैं या इस तरह की जो प्रोडक्ट हैं जिनके मतलब हम सोचते थे कि ये अब पाकिस्तान में नहीं बनती, बाहर से आती, उसके बहुत सारे कारखाने या काम करना शुरू हो गए हैं या उसके ऊपर काम हो रहा है, जो कि वंडरफुल। इंशाल्लाह इनके लिए मार्केट में है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। जी चीमा साहब, आप जरा मुझे बताएं कि ये ग्रेनिस्ट क्या है? आपने ये क्या आइडिया इंट्रोड्यूस करवाया है? आप पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं? पूरे पाकिस्तान को ग्रेनिस्ट बनाने का इरादा है आपका? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। किसान साहब, एक तो मेरा बचपन से जो कह लें कि पैशन था, दरख्त में कहीं भी गया, गुजरात में, सरगोदा में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मेरे हाथ के दरख्त लगे हुए बचपन के भी, आज वो तनावर माशा। दरख्त हैं। तो ये एक शौक तो था, लेकिन कुछ इतना पता नहीं था कि ये कोई बहुत बड़ा काम है, और इस मौजूदा दौर में हमें ये कितना बड़ा एनवायरनमेंट का जो है ना वो चैलेंज है, क्लाइमेट चेंज का। तो जब हाँ। थोड़ी सी स्टडी की तो फिर सोचा कि यार इसको तो बड़ी मनसूबाबंदी के साथ और बड़े तरीके के साथ इसको करने की जरूरत है। और हाँ। मेरा चूंकि एक अंदाज जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशनल नहीं है, अवामी अंदाज है मेरा। वो दोस्त भी महसूस करते होंगे, बाद दफा मैं कई डायलॉग्स में किसी के साथ बैठूं तो वहां भी वो उसकी झलक नजर आती है कि ये बंदा ऑर्गेनाइजेशनल नहीं है, ये बंदा बिल्कुल अवामी मिजाज वाला है, चाहे वो बात भी करनी हो। तो एनजीओज का जो फॉर्मेट है काम करने का, वो मुझे कभी भी समझ में नहीं आया। और मैंने तब स्टडी की कि कितनी एनजीओज हमारे पास रजिस्टर्ड है पाकिस्तान में, और उनमें बिलखुसूस कितनी इन्वायरमेंट पे काम कर रही हैं, और उनका इम्पैक्ट जो ग्राउंड पर है वो कितना पैदा हुआ है और कितने अरसे से ये सब कुछ हो रहा है। तो जब मैंने ठीक। देखा कि ये कुछ ना होने के बराबर है, फिर उसके रीजंस हैं। रीजंस क्या है कि जिनका एक प्रोजेक्ट है, एक ड्यूरेशन की बेस पे काम करना है, 3 महीने का प्रोजेक्ट है, 6 महीने का प्रोजेक्ट है, उसके बाद साइन जानन तो बलाई जानन, उन्होंने अपनी सैलरी हाथ में ली, 40% बजट में से जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन लिए, खुद को स्ट्रांग करने के लिए लिया। अब वो लोग जाने, वो सब कुछ जाने, वो प्रोजेक्ट वहीं खत्म हो जाते हैं। और दूसरी चीज कि जिस तरह हम कहते हैं ना कि फिल्म जितनी भी अच्छी बन जाए, तो फिल्म बुनियादी तौर पर हम तफरीह के लिए देखते हैं, तो उसमें से कोई अच्छाई इतनी मुआशरे में पैदा नहीं हो पाती। ठीक तो बात। एनजीओ के बारे में भी लोगों का एक जहन बना हुआ कि एनजीओ का मतलब है कि उनसे हमने माल लेना है, उनसे कर्जा भी लेना है तो हमने वापस नहीं करना, कोई बकरी भी लेनी है तो बेच के खा जानी है हमने, अंडे मुर्गियां कुछ भी वो दें, हमने हमने करना कुछ नहीं है। तो एक ये जहन वैसे बना हुआ इंप्रेशन इतना कोई गलत भी नहीं है, होता भी रहा है ना ऐसे। है। जी जी, अब मैं तो नहीं कह सकता ना जी, मैंने भी चलना है, फिर मैं मेरे बहुत से अहबाब है जो मुझे ही दबोच लेंगे। तो हाँ। फिर मैंने ये सोचा कि अगर हम वाकई कोई इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं एनवायरनमेंट के मैदान में, क्लाइमेट चेंज को हम फेस करना चाहते हैं, इस चैलेंज को,
तो उसके लिए लाजमी है कि इसको एक अवामी तहरीक की तरह काम किया जाए कि लोगों की फितरत सानिया बना दी जाए दरख्तों से मोहब्बत करना। तो उसमें ठीक बात। मुख्तलिफ हमने अवेयरनेस जो है ना वो छोटी मोटी रैलियां भी शुरू में निकाली अपने इलाकों में, फिर जहां भी मुझे मौका मिल जाए किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी दोस्त ने कहीं अप्रोच करवा दिया, कहीं मैंने खुद अप्रोच किया, तो वहां पर इस मैसेज को इस अंदाज से। उसके अलावा कुछ ट्रेंड हमने सेट किए कि दोस्तों की शादी में गए तो हम लोग वहां पर जो है वो दरख्त लेके चले गए, पौधे छोटे, कि भाई आपके लिए, स्पेशली भाभी के लिए हम एक ऑक्सीजन बम गिफ्ट में दे रहे हैं कि वो कुंडे की ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं करेंगी, वो अपनी ऑक्सीजन इस्तेमाल करेंगी। कोई बच्चा पैदा हुआ उस पर दे दिया, कोई बच्चे कोई इम्तिहानात में पास हुए, अच्छे नंबर्स लिए, उन पर कर दिया। फिर इसी तरह अगर कोई मैयत जा रही है तो भाई आप पहले गंदुम के दाने रखते थे, कुछ रखते थे, वो भी ठीक है, परिंदों की खुराक बनते हैं, चले उनके साथ 2 पौधे भी रख दें। आप लोगों की दुनिया जो है वो सायादार बनाए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके मैयत की आखिरत जो है ना वो सायादार बना देगा। इस तरह से करके लोगों में जो मेरी बसात है, जो मेरे अपने रिसोर्सेज हैं, उनमें रहकर मैं ये काम करता हूँ। और बहुत सारे दोस्त हैं जो उसमें जिनकी इखलाकी और हर तरह की मदद भी मेरे साथ शामिल हाल रहती है। तो एक तो ये बड़ा जरूरी है। अब देखिए दुनिया में 30 जनवरी को जो है यौम आलमी जंगलात का आलमी दिन मनाया जाता है जी। अब आलमी जो मुसलमा उसूल हैं उनके मुताबिक किसी भी रियासत का 25% हिस्सा जो है वो जंगलात पर मुश्तमिल होना चाहिए। जंगलात आम नहीं बल्कि थिक जंगलात, थिक फॉरेस्ट, जिनको हम रेन फॉरेस्ट कहते हैं जी, उस पर उसका रकबा होना चाहिए। हमारा पाकिस्तान का कुछ 4% था और वो भी घटते घटते अब 2% पे रह गया है। बहुत सारी आप देखें, लाहौर का ग्रीन बेल्ट खत्म हो गया, वहां पे बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटियां बन गई, बहुत सी अच्छी एग्रीकल्चरल जमीन जो है वो हाउसिंग सोसाइटियों की नजर हो गई। हमारा कच्चे का इलाका था जिसमें नेचुरल जंगलात उगते थे, दरिया का एक अपना होता था, तो वो दरिया का कटाव भी महफूज रहते थे, सैलाब से भी हम महफूज इसमें मैं रहते एक थे। थोड़ा सा अपना भी आपको एक कंसर्न बताऊं कि हमारे मुल्तान में वहां पे आपको पता है आमों का बाग कितनी देर के बाद लगता है और कितना मुश्किल होता है। आमों के बाग इन्होंने काट दिए हैं, वहां पे डीएचए और पता नहीं क्या क्या ये फजूलियात जो है शुरू कर दी हुई हैं। और साथ साथ जो आम के दरख्त और दूसरे दरख्त है वो भी काट दिए थे। प्लीज गो अहेड। बिल्कुल। तो सर अब ये सिर्फ इन्वायरमेंट के हवाले से नहीं है कि हमें साफ ऑक्सीजन चाहिए और हमें सिर्फ बारिश चाहिए। बारिश कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान का 70 से 80% जो अवाम है वो एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड है और इसका लाभ वाला उसी एग्रीकल्चर पे पड़ेगा। और दूसरी चीज कि अगर हम इन्वायरमेंट के चैलेंज को जो है अपने 25% तक ले जाते हैं ग्रेजुअली, हम एक प्लान बना लें कि हमने आने वाले 10 से 15 सालों में हमने इंशाल्लाह 25% जंगलात के हवाले से काम करना है, तो उससे ये होगा कि हमारी हेल्थ, हमारी मेंटली हेल्थ, हमारी जो फिजिकली हेल्थ है उस पर भी अच्छे असरात मुरतब होंगे, हमारी एग्रीकल्चर पर भी होंगे। और ये इसी तरह हो सके कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करें और संजीदगी के साथ, दयानतदारी के साथ। अच्छा, इसके अलावा जो अक़वाम मुत्तहिदा का जो इदारा है, इदारा बराए खुराक व ज़राअत, यूनाफो यानी FAO जो है जी, उसके मुताबिक जो है हर साल 1.8 करोड़ हेक्टर 1.8 हेक्टर करोड़ सालाना जंगलात की कटाई रहती है। अगर ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहा तो हो सकता है आने वाले 100 साल में तमाम जंगलात जो है वो खत्म हो जाए। ठीक है जी। तो एक तो इस हवाले से जी मैं आता हूँ आपकी तरफ वापस आता हूँ। मैं जरा इब्न फाजिल साहब से भी जरा बात कर लूं कि इब्न फाजिल साहब जो आपने बात कही है, यकीन माने कि मेरे ना अंदर का वो एक जो खून है वो ऐसे हिलने शुरू हो गया। अब मुझे ये बताएं कि ये जो आप चीजें कर रहे हैं इसमें ऑब्वियसली आपको एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होगी, आपको एक बड़ी टीम की जरूरत भी होनी पड़ेगी, आपको जाहिर है फंड्स की जरूरत पड़ेगी। इसमें आप क्या समझते हैं कि कैसे आगे बढ़ा जा सकता है? और खास तौर पे इस रेफरेंस में कि जो काम आपने मुझे शुरू में बताया उसमें बुनियादी तौर पे 3 आइडियाज के ऊपर भी जरा फोकस करें कि कौन से 3 ऐसी चीजें हैं जो हम पाकिस्तान में करें जिससे पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, इंक्लूडिंग दोज रिड्यूसिंग इंपोर्ट्स एंड इंक्रीजिंग द एक्सपोर्ट्स। सर जी, अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हम बात करते हैं तो जो बेसिक 3 आइडियाज जिसकी आप बार बार बात करते हैं उसमें सबसे पहले तो जी जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो आपके पास एग्रीकल्चर है। सिर्फ एग्रीकल्चर को ही अगर हम ठीक तरीके से यानी जहानत से और टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल करना शुरू कर दें
तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के सारे मसाइल हल हो सकते हैं। पहली तो बात ये। अब अगली बात ये है कि जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए, मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि जी अगर हम पल्प मेकिंग करते हैं, हम फ्रूट की वैक्यूम पैकिंग करते हैं, हम उनकी टिन पैकिंग करते हैं, या उनकी फ्रीजिंग करते हैं, फ्रीज ड्राइंग करते हैं, यानी जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसका सारा ताल्लुक है साइंस से और हाईटेक इंजीनियरिंग से। अब अगर हम इसके लिए टेक्नोलॉजी लाना चाहेंगे तो फिर हमें डिपेंड करना पड़ेगा इंपोर्ट के ऊपर। फिर अगेन वही बात कि जी हम बाहर से चीजें लेके आएंगे, हम अपनी सारी जो है वो डॉलर जो है फॉरेन एक्सचेंज बाहर देंगे। तो हम ये पैरेलल काम करना चाह रहे हैं। एक हम ये टेक्नोलॉजी की फील्ड में काम करना चाह रहे हैं कि उसके अंदर हमने यूनिवर्सिटी से जो कोलैबोरेशंस कर रहे हैं, हम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी वालों से, पंजाब यूनिवर्सिटी वालों से राब्ते में हैं। हमने उनको प्रोजेक्ट दिए हैं कि जी आपके जो मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं, आपके दीगर इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट हैं, वो इन मशीनों के ऊपर काम करें, अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंजीनियरिंग के अंदर ये चीजें बनाना सीख के आए, क्योंकि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान को इसकी जरूरत पड़ने वाली है। अब देखिए जैसे मैं बात कर रहा हूँ जी वैक्यूम पैकिंग की, तो वैक्यूम पैकिंग की मशीन अभी तक पाकिस्तान में नहीं बनती। इवन के अगर ऑयल एक्सट्रैक्शन की बात करें, हमने जैतून में माशाल्लाह बहुत काम किया। अब बहुत सारे लोग जैतून का ऑयल निकालना चाह रहे हैं, तो ऑयल ये सिग्नल सिग्नल की कुछ प्रॉब्लम हुई है। जी मेरा ख्याल अब ठीक हो गया। जी जी प्लीज गो अहेड। जी तो जी मैं आप गुजारिश कर रहा जैतून था की कि बात हम, कर जी सर, जैतून की बात कर रहे थे आप। जी मैं यही गुजारिश कर रहा था कि जैतून में हम अगर ऑयल निकालने की अब कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी फसल आ गई, हमने 7 8 10 साल से इस पे काम किया। तो अब बहुत सारे लोगों ने मुझसे रब्ता किया कि जी हम इसकी ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए कौन सी मशीनें यूज करें। तो जब मैंने मार्केट में पता किया तो मेड इन पाकिस्तान ऑयल एक्सट्रैक्शन की कोई बहुत अच्छी मशीनें दस्तियाब नहीं। तो फिर अगेन हमें फिलहाल चाइना से मशीनें लेना पड़ी, फिर हमने फॉरेन एक्सचेंज दिया। तो कहने का मतलब ये है कि एग्रीकल्चर की अगर हम बात करते हैं, उसको हम ऊपर लेके जाने की बात करते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी इंड्यूस करने की बात करते हैं, तो सारी टेक्नोलॉजी फिर हमें बाहर से लेना पड़ती है। तो हम मल्टी डिमेंशनल काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। हमने एग्रीकल्चर के ऊपर उसको टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए, उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो हम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज के साथ राब्ते में हैं। हमने उनसे उन टेक्नोलॉजीज के मतलब शेयर किया है कि जी आप ये डेवलप करें, लोकल अपने स्टूडेंट्स को ये सिखाएं, और जब स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से बाहर आए आके ये जो मकामी इदारे हैं उनके साथ मिलके ये मशीनें बनाएं जो हमारे किसान को चाहिए। इसके साथ साथ हमने इंपोर्ट के हवाले से अगर देखें तो एग्रीकल्चर में हमारा बहुत बड़ा सेक्टर है जो कॉटन का। अब जब कॉटन की प्रोसेसिंग की बात करते हैं हम, तो हमारे पास प्रोसेसिंग के जितने भी केमिकल अगेन फिर वो इंपोर्ट हो रहे हैं, जिसमें डाइस का बहुत बड़ा जो फैक्टर है जिससे ये आप कपड़े को रंगते हैं, ये सारा मोस्टली जो है ये इंडिया से आ रहा था। अभी हमारा उनके साथ ट्रेड का वो प्रॉब्लम शुरू हुआ तो अब चाइना से आना शुरू हो गया। तो अभी रिसेंटली हमें ये पता चला, हमने विजिट किया इनको इंडस्ट्री को, तो हमें पता चला कि जी जो डाइज मैन्युफैक्चरर हैं उनके पास रॉ मटेरियल की बहुत किल्लत है, वो बहुत चाइना से लेते हैं, वो बहुत महंगा रॉ मटेरियल मिलता है। तो फिर अगेन हमने वही काम किया कि हम यूनिवर्सिटीज के पास गए, इस दफा हमने केमिकल डिपार्टमेंट से रब्ता किया, हमने वो सारी प्रोडक्ट की लिस्ट उनको दी है कि जी ये जो केमिकल्स हैं इनकी हमें जरूरत है पाकिस्तान में, और ये टनेज चाहिए, हम इम्पोर्ट करते हैं। तो अब अलग फजल से वो उनके ऊपर यूनिवर्सिटी के जो एमफिल के एमएससी के स्टूडेंट हैं उनको प्रोजेक्ट दिए गए हैं, और वो उन पे काम कर रहे हैं। होपफुली अगले साल कुछ 6 महीने तक हम दर्जनों ऐसे केमिकल पाकिस्तान में बनाने में कामयाब हो जाएंगे जो कि हम पहले से इम्पोर्ट कर। तो ये सारी चीजें वेरी इंटरकनेक्टेड हैं। यानी अगर आप ज़राअत की बात करते हैं तो उसके साथ केमिकल भी चाहिए, अगर ज़राअत की बात करते हैं तो उसके साथ हमें इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स भी चाहिए। तो ये एक मल्टी डिमेंशनल हमने प्रोग्राम बनाया, उस पर हम अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। अब जो बात आपने की फंड की, तो फंड के लिए भी हमने ये चीमा साहब की जेर सरबराही एक बोर्ड बनाया अपना, खुशहाल पाकिस्तान का। उसके अंदर अब हम ये करने लगे हैं कि जो हम अपने लोगों को काम सिखाएंगे वैल्यू एडेड फूड्स का, यानी कि फूड के हवाले से अगर हम उनसे उनको सिखाएंगे कि हमने क्या करना है, उसकी पैकिंग करनी है, तो उसके लिए हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का क्याम किया है कि जो किसान वो काम कर ले, बाद में वो ये ना सोचे कि जी मैंने हाईटेक तो डेवलप अडॉप्ट कर ली, मैंने पैसे भी लगाए, मैंने मशीन भी ले ली, अब मैं जी ये प्रोडक्ट बन गई ये मैंने बेचनी का। तो हमने कहा कि हम शुरू में किसान की ये भी हेल्प करते हैं, हम खुद जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। तो हमने एक बिजनेस अपने इसके आगाज किया है। हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बनाई है जिससे हम अपने वो लोग जिनको हम खुद सिखा रहे हैं प्रोडक्ट बनानी, उनसे हम प्रोडक्ट बाई करेंगे।
और फिर हम उसको पूरे पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराएंगे। वो प्रोडक्ट जो है उसके ऊपर हमारी क्वालिटी की एश्योरेंस होगी कि ये जी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की प्रोडक्ट है, इसमें कोई धोखा नहीं, और उसकी जो प्राइस होगी वो भी मार्केट से कम होगी। तो इस तरह हमें भी उसमें सर्विस चार्जेस में कुछ पैसे जनरेट होंगे, वो पैसे इंशाल्लाह फिर हम लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करें। जी ब्यूटीफुल, बहुत बहुत वेरी इनकरेजिंग। और दूसरी मुझे ये इसी के हवाले से मैं बिफोर आई गो टू चीमा साहब, मुझे ये जरा बताएं कि ये जो आपने बिजनेस मॉडल बनाया है, इसमें आप लोगों से इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं सोलिसिट करते हैं, क्यों नहीं उनसे कहते हैं, इवन जो हमारे दोस्त पाकिस्तानी ओवरसीज में रहते हैं उनसे भी आप कह सकते हैं कि जनाब आपके इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट के तौर पर, इन्वेस्टर के तौर पर आपके यहाँ शामिल हों, और उसको एक बिजनेस, परफेक्टली बिजनेस मॉडल बनाते हुए, एक तो यह है कि मुल्क की तरक्की होगी और साथ लोगों का बिजनेस भी होगा। कुछ इस तरह का भी चीज हो सकती है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, ये एक कोऑपरेटिव बिजनेस मॉडल है। अभी स्टार्ट में हम लोग जो है वो 8-10 लोग हैं जिन्होंने ये मिलकर काम शुरू किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग हैं हमारे साथ वो अपनी अपनी फील्ड के माहर हैं। यानी कि जो रिनाउंड लोग हैं वो आईटी प्रोफेशनल हैं, जैसे एग्रीकल्चर के माहर हैं, तो इंजीनियरिंग सेक्टर से हैं। तो हम लोगों ने ये मिलके अभी स्टार्ट में हम खुद ही कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये काम शुरू होगा जाहिर है हमें बहुत से सरमाए की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए ऑलरेडी हमारे पास बहुत सी ऑफर्स हैं, पूरी दुनिया से ऑफर्स हैं। जो लोग हमें देखते हैं, हमें सुनते हैं, उनकी मेहरबानी मोहब्बत करते हैं। तो हमारे पास अभी समझ लें कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की ऑफर्स हैं। हम जिस माशा स्टेज पे समझेंगे कि अभी हम जरूरत है, इंशाल्लाह ताला हम अपने लोगों से कहेंगे तो वो हमारे साथ शामिल होते जाएंगे। और इसको हमने इस कदर हमारा ख्याल है कि हम इस कंपनी को इस लेवल पे लेके जाएं कि सोसाइटी के ऊपर इसका कोई साइजेबल इम्पैक्ट हो, यानी लोग लर्न करें। हमने न्यूक्लिएशन साइट देंगे उनको, जहाँ से लोग खुद भी लर्न करके अपने तौर पर भी बिजनेस करेंगे और हमारे साथ भी वेरी गुड। करेंगे। और इंशाल्लाह हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा जो है एक मौशी इनकलाब आता नजर आ रहा है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चीमा साहब, जरा मुझे ये बताएं कि एग्रीकल्चर की बात की अपने फाजिल साहब ने, और एग्रीकल्चर के लिए जाहिर है जिस तरह आप काम कर रहे हैं ग्रीनिस्ट के हवाले से, आपने अभी ग्रीनिस्ट का पूरा मुझे बैकग्राउंड नहीं बताया, और थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि एग्रीकल्चर ही के हवाले से क्या क्या किया जाए, ताकि लोग हमेशा ये कहते हैं कि अगर एग्रीकल्चर उठेगी तो पाकिस्तान उठेगा, तो उसमें आपके क्या क्या आइडियाज हो सकते हैं? जी, सबसे पहले तो जी ग्रीनिस्ट का छोटा सा हवाला यही है कि हम कुछ दोस्तों ने 2015 में, 15 के आखिर में पाकिस्तान भर से मिलके हमने वी आर ग्रीन के नाम हम्म, से एक मुहिम लॉन्च की पाकिस्तान में शजरकारी की अवेयरनेस के लिए। उस वक्त में जद्दा में था, और ठीक। उसकी इब्तदा में ऐसे की कि जद्दा में मैंने एक नीम का दरख्त लगाया और मैंने दोस्तों से कहा भाई बिस्मिल्लाह शुरू हो जाए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का फरमान है कि काम वो करें, अमल से शुरू करें। तो फिर वो चला, फिर आगे बंदे चलते हैं, फिर कुछ थक जाते हैं, कुछ रह जाते हैं, कुछ किस तरह। तो वो मुश्तरका नाम था हमारा, वो यार ग्रीन। तो मैंने उसको एक साइड पर करते हुए मैंने द ग्रीनिस्ट, जैसे कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, इकोनॉमिस्ट, तो इसके वजन पे अपना एक नाम रखा द ग्रीनिस्ट। कि मैंने ग्रीनिस्ट। जी, ये 2016 में मैंने इसकी बुनियाद रखी, और उस पर बिल्कुल एक वन मैन आर्मी की तरह काम कर रहा हूँ, जिसपे अवेयरनेस भी देता हूँ, जहां मुझसे जाया जाता है जाके लोगों को ट्रेनिंग भी देता हूँ, और फिजिकली शजरकारी के हवाले से भी जो मुझसे हो सकता है वो भी मैं करता हूँ। और मुसलसल इस पे लिखता तो मैं हर हाल में रहता हूँ, क्योंकि उस पर कोई पैसा नहीं खर्चाना। तो वो ठीक। मैं लिखता रहता हूँ कि अगर 100 बंदा अगर कोई पोस्ट पढ़ लेता है तो उसमें हो सकता है कोई एक बंदा बाबा इशफाक की तरह, कि किसी एक बंदे की जिंदगी ठीक हो जाए, कोई एक बंदा उस तरफ आ जाए। तो वो चीजें चलती रहती हैं। अब आते हैं एग्रीकल्चर की तरफ, के जैसे इब्ने फाजिल भाई हम सब मतलब साथ हैं, और माशाल्लाह ये हमारे हर चीज के समझ ले कि डायरेक्टर यही है, हमें पुश करने वाले, गुरु हमें है, चलाने ये वाले, गुरु, हमें। ये असल में गुरु है। जी, गुरु, गुरु, हाँ बिल्कुल, ये गुरु लफ्ज इनके लिए मुनासिब रहेगा। तो ये हमारे गुरु हैं इस हवाले से। तो एग्रीकल्चर के हवाले से कुछ बातें तो उन्होंने बता दी कि प्रोसेसिंग के, हमारा सबसे बड़ा जो आइटम है वो हमारा कपास है, और उसके प्रोसेसिंग के हवाले से में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। चले, ये तो आ गया इंडस्ट्रियल, ये इनकी स्पेशलिटी है, इस पर ये बेहतर रोशनी डाल सकते हैं। मैं बीइंग एक एग्रेरियन, यानी एक मेरा एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है, तो मैं इस हवाले से बताऊंगा कि कितना बड़ा जुल्म है कि पाकिस्तान जो एक ज़रई मुल्क है, उस मुल्क में एक सरमाएदार को इंडस्ट्री के लिए तो बहुत बड़े बड़े कर्जा जात मिल जाते हैं, फिर जब वो हाँ, इंडस्ट्री बीमार होती है, फिर बीमार इंडस्ट्री को चलाने के लिए भी कर्ज मिलते हैं, फिर उनकी हर चीज इंश्योर्ड होती है। अब जमींदार की हाल देखिए, जमींदार का बहुत हाँ, अच्छी जमीनें होंगी जो शहर के करीब होंगी, तो फी एकड़ आपको कर्जा एग्रीकल्चर बैंक जो है, डेवलपमेंट बैंक, ज्यादा से ज्यादा आपको 50,000 रुपए देगा।
और उसकी गवर्नमेंट के हिसाब से हो सकता है उसकी 10 लाख वैल्यू हो, 15 लाख हो, लेकिन वो प्राइवेट मार्केट में वो 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ रुपए का एकड़ है जो शहरों के करीब है, जिनमें हाउसिंग सोसाइटियां बन रही हैं। उसके अगेंस्ट उसको 50,000 रुपए मिल रहे हैं। अच्छा, 50,000 रुपए बेचारे जमींदार ने कर्जा लिया, अब ये बैंक का कर्जा इंश्योर्ड है लेकिन जमींदार का फसल इंश्योर्ड नहीं है अभी तक। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर जो है ये रिफॉर्म्स होनी चाहिए कि एग्रीकल्चरल जो लोन है वो भी इंश्योर्ड अगर है तो उनकी फसलें जो है, क्रॉप है, वो भी इंश्योर्ड होना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ कभी सैलाब आ जाते हैं, कभी खुश्क साली आ जाती है, तो वो जमींदार बेचारा इतना दब जाता है। और प्राइवेट जो बैंक्स के पैरेलल एक प्राइवेट सेक्टर चल रहा है बैंकिंग का, लोगों का, तो उसमें इतने भारी भारी सूद और इतने भारी भारी कर्जे होते हैं कि वो जमींदार बेचारा कभी उठ ही नहीं सकता। और पाकिस्तान से पहले वाले हालात हो जाते हैं कि हमारा सब कुछ तो बनिए के पास पड़ा हुआ है जी गिरवी। तो एक तो उनका वो होना चाहिए। उसके हवाले से अगर आप मुझे मजीद बात करने दे तो जैसे आपने लिखा हुआ कि 3 आइडियाज फॉर बेटर पाकिस्तान, तो मैंने 2 एक छोटे छोटे आइडियाज और भी लिख रखे थे, वो मुख्तसरन में बयान कर दूं अगर मुझे इजाजत हो। दूसरा आइडिया ये था कि मेरा ईमान है कि सियासत पेशा पैगंबरी है। हर सियासतदान ने एक मोटिवेशनल स्पीकर भी होता है, हर पैगंबर, और वो अपनी कौम को, अपनी नेशन को जिसकी तरफ वो मबूस होता है, तो उनको जो है अपना एहसास ज़ियां का एहसास दिला के उनको एक कौम की लड़ी में पिरोता है और फिर उनको खड़ा करता है उस अपने दौर के हिसाब से जो चैलेंज होते हैं, और फिर अल्लाह ताला उनको कामयाब करता है। तो सियासत जो है बुनियादी तौर पर, जब तक सियासत हमारी ठीक नहीं होगी कुछ ठीक नहीं होने वाला। हम जितनी मर्जी ये बातें कर लें जो लीड हमें करते, तो जाहिर है वो भी ग्रेजुअली होगा। 70 साल का बिगड़ा हुआ निज़ाम है, एक दिन में ठीक नहीं होगा, लेकिन हो सकता है। एक तो जो हमारे पास ये इंतखाबी निज़ाम है जो मुरवजा जमहूरियत का, मैं समझता हूं कि ये हम 1000 मरतबा भी इस प्रोसेस में से गुजर कर इलेक्शन करवा लें, इसमें से कोई बेहतरी नहीं आने वाली, मेरी राय के मुताबिक जो मैंने एनालाइज किया। अगर हम मुतनासिब नुमाइंदगी का जो निज़ाम इंतखाब है अगर उसको राइज करें, तो मैं नहीं कहता कि दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी, लेकिन ग्रेजुअली हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। जब 2-4 बार प्रोसेस में आ जाएंगे हम, तो उससे सबसे बड़े 2 फायदे होंगे। नंबर 1 कि जितनी भी इनकलाबी जमातें हैं, नजरियाती सोच रखने वाली हैं, जिनके पास कोई विजन है, वो इलेक्टेबल्स के मोहताज नहीं रहेंगे, एक चीज। दूसरी बात यह है कि इसमें हमारा वोटर आजाद होगा। जब इलेक्टेबल्स की मजबूरी नहीं रहेगी तो वोटर की भी कोई मजबूरी नहीं रहेगी, उसने कौम को देना है, बिरादरी को देना है, तो बतदरीज वो लोग भी कौम, बिरादरी, मसलक, फिरकों से आजाद होकर अपना वोट जो है वो किसी विजन को देना शुरू कर देंगे। एक तो अगर इलेक्शन मुतवक्का जो हमारे आने वाले इलेक्शन है, अगर उससे पहले इस पर भरपूर तरीके से काम हो, और खास तौर पे पीपल्स पार्टी है, जमीयत उलमा इस्लाम है, जमात इस्लामी है, इनके तो मंशूर में शामिल है मुतनासिब नुमाइंदगी का निज़ाम, और दुनिया के 80 ममालिक में ये निज़ाम नाफिज है, जिसमें काबिल जिक्र ममालिक जो है डेनमार्क, नॉर्वे जैसे ममालिक जो है वो काबिल जिक्र है। एक तो इस पे होना चाहिए। तीसरी चीज जो हमारे गुरु इब्ने फाजिल साहब ने कहा कि ब्रांड एस्टेब्लिशमेंट, यानी ब्रांड को एस्टेब्लिश करें हम। लोकल चीजों की कदर कीमत नहीं है, बहुत सारी मयारी चीजें यहाँ बनती हैं जो यहाँ से बाहर जाने के बाद फिर वहां पर नई स्टैंपिंग होती है, या यहाँ से भी स्टैंप लग जाते हैं जी फला मेड इन, और बाहर जाके बिकती हैं। तो उसके लिए मेरे एक जहन में है कि जो हमारे हुक्मरान हैं, वजीर आजम साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ जस्टिस, जो भी हों, और जितने सरकारी इदारे हैं, वहां भरपूर कोशिश होनी चाहिए कि वहां जो चीजें हमारी अपनी पाकिस्तान मेड हैं वो इस्तेमाल हो, चाहे वो स्टेशनरी हो, चाहे वो पेन हो, चाहे वो टाइपराइटर हो, चाहे वो फ्रिज हो, वो टीवी हो, वो माइक हो, वो कुर्सी हो, वो गाड़ी हो, कुछ भी हो, वो पाकिस्तानी इस्तेमाल हो। वो जो ड्रेस पहने वो पाकिस्तानी हो, चश्मा पहने पाकिस्तानी हो, यानी देसी बनो तहरीक एक चलाई जाए अवामी लेवल पे, यानी उसमें हमारे लीडर इसकी जो है लीड करें, और जितने सेलिब्रिटी हैं हमारे, सोशल मीडिया के लोग हों, नेशनल मीडिया के लोग हों, प्रिंट जो भी सारे हैं, अदाकार हैं, हमारे स्पोर्ट्समैन है, वो सब मिलकर यानी देसी ब्रांड्स को जो है ना वो एक इतना भरपूर तरीके से करें कि हमारा ओपन ट्रेड है। उसके ऊपर प्राइड भी लें, क्योंकि हमारे यहाँ ये बड़ा मसला है कि जी वो देसी का नाम लेते ही बंदे को पता नहीं क्या हो जाता है। देसी के ऊपर कोई प्राइड भी लें, और जो पाकिस्तानी है ब्रांड उसको प्राइड के साथ पहने। बिल्कुल, मतलब इस तरह से हम कोशिश करें पूरी कौम मिलकर कि पिज्जा के मुकाबले में हम अपनी मिस्सी रोटी पर फख्र करना शुरू कर दें। ठीक, और फिर पिज्जा हट की जगह पे मिस्सी हट बन जाए, मिस्सी रोटी हट,
यानी इस तरह काम करने की हमें जरूरत है, तो इंशाल्लाह कुछ मुश्किल नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इंशाल्लाह। तो देसी ठीक है। तहरीक। अच्छा, चलो मैं आता हूँ, मैं जरा इब्न फाजिल साहब से जरा बात कर लूँ कि इब्न फाजिल साहब, यहाँ पे एक तो एंटरप्रेन्योरशिप की हमने बात की है, दूसरी बात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि हमने यहाँ पे देखा, बाहर के ममालिक में अक्सर हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो हैं उनको शुरू से ही अभी स्कूल में ही होते हैं तो उनको ट्रेड्स की तरफ लेके आया जाता है, वो डिग्रीज की तरफ नहीं बढ़ते हैं। उनको कहा जाता है कि अच्छा भी किसी ने वेल्डिंग सीखनी है तो वेल्डिंग सीख ले, किसी ने गाड़ी का काम सीखना है तो मैकेनिक बन जाए। तो इस तरह की जो अब किसी का अगर जहन किसी खास तरफ जा रहा है, कोई कंप्यूटर की तरफ जाना चाहता है तो कंप्यूटर की तरफ चला जाता है। तो ये जो चीज है, ये हमारे मुल्क में स्मॉल बिजनेसेस या इस तरह की जो छोटी छोटी ट्रेड्स हैं उनकी तरफ हमें नहीं लाया जाता। स्कूलों में इस तरह की कोई कोई कैपेसिटी नहीं है कि वो इस तरह की ट्रेनिंग कर सकें। हमारे जो पॉलिटेक्निक्स हुआ करते थे वो खत्म हो गए हैं। तो ये आप क्या समझते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है कि लोगों में इस तरह की चीजें भी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जाए? सर जी, ये तो आपने जो बात की है ना, ये समझ लें कि जो 3 आइडियाज है ना, इनमें से नंबर 1 आइडिया ये हम्म। एजुकेशन की हम बात करते हैं। मैंने इस पे बहुत दफा लिखा, अभी रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल लिखा जिसमें मैंने एफएससी के ऊपर सवाल उठाया कि जी हमारे बच्चे मैट्रिक के बाद एफएससी क्यों करते हैं। और मैंने फिगर्स में उसमें बताया कि सिर्फ पंजाब की हद तक अगर आप देखें तो 4 लाख लोगों ने पिछले साल 2019 में पंजाब के अंदर एफएससी विद साइंस की, जिनमें से सिर्फ 7,000 बंदों को इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज और मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला मिला। यानी लुक लेस एट देन 2% लोग जो हैं वो सिर्फ इंजीनियरिंग में और उसमें गए हैं। बाकी आपके 4 लाख लोग जो हैं उन्होंने 2 साल जो एफएससी की वो उनकी बिल्कुल जाया गई। अब उनके पास कोई लाया अमल नहीं कि उन्होंने क्या किया। तो मैं ये गुजारिश करता रहता हूँ और मैंने लिखा भी उस पे कि जब हम मैट्रिक में हमारा बच्चा होता है तो हमें जब पता चल जाता है कि इसके लेस देन 80% नंबर हैं, ये इंजीनियरिंग में नहीं जा सकता, तो हम उससे क्यों एफएससी करवाते हैं? हम अब पॉलिटेक्निक इदारों में क्यों नहीं लेके जाते? हम क्यों नहीं उनको हुनर सिखाते? हम उनको एफर्ट, टारगेटेड ओरिएंटेड एफर्ट क्यों नहीं करते कि हम उसको जनाब ये सिखाएं कि जी ये काम सीखो और जाके अपने पैसे कमाओ। तो सर इसमें गुजारिश ये है कि अभी अभी कुछ थोड़ी सी गवर्नमेंट सेक्टर में भी हिलजुल हुई है। अभी मुझे पता चला है कि जो स्मीडा है, सॉरी जो ये टेवटा है, जो इसका है। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इन्होंने कोई एग्रीकल्चर के अंदर भी कोई 100 के करीब शॉर्ट कोर्सेज इंट्रोड्यूस करवाने लगे हैं। वो हमारे एक जानने वाले हैं, उन्होंने उनको कोर्स डिजाइन करके दिए हैं वो इस हवाले से, और उस पर काम हो रहा है। इसी तरह जो मैकेनिकल साइड है जिसके अंदर बहुत सारे काम हो सकते हैं, मतलब अब अगर आप देखें इंग्लैंड के अगर जो हाई स्कूल है, अगर उसके अंदर देखें, मैं एक दिन देख रहा था तो उनके कोई 250 के करीब कोर्सेज हैं हाई स्कूल के अंदर, जिसके अंदर जो 200 के करीब सिर्फ टेक्निकल कोर्सेज हैं, जिसमें प्लम्बिंग का कोर्स है, जिसमें ग्लास फिटिंग, इस तरह के मैसनरी का और जो भी रोजमर्रा के काम है। तो वो 250 में से वो एक सिलेक्ट करता है बच्चा, और उसमें 1 साल लगाता है, उसके बाद उसके पास हुनर आ जाता है, वो जाके सर्व करता है, अपने लिए भी अर्न करता है। तो इसी मॉडल पे हम, मैं ये हमेशा कहता रहता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। अभी हमने टेप्टा जो है वो उनके चेयरमैन के साथ अपॉइंटमेंट की है नेक्स्ट वीक में, तो हम उनसे हमने यही गुजारिश करनी है कि सर आप जो बेसिक कोर्सेज करवा रहे हैं 1970 से लेके अब तक, 3-4 इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, रेफ्रिजरेशन और सिविल, तो इससे आप ऊपर उठें। अभी देखें हम जो है मोबाइल फोन की एज में आ गए हैं, अभी हमारे पास लैपटॉप्स हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स का एक पूरा जहान है, तो उसके लिए हम क्या बंदे तैयार कर रहे हैं? उसके क्या अलावा बंदे जो तैयार भी कर नई रहे हैं? फील्ड्स हैं, उसके अलावा जितनी भी नई फील्ड्स हैं, जैसे अभी हम केमिकल्स की बात करते हैं, उसके तो हमारे पास जो है उसके अंदर कोई भी हुनरमंद नहीं है। तो ये हमारी गुजारिश है सरकार से भी, और अब इंशाल्लाह हम बाज़ाब्ता भी उनसे वैसे मिलेंगे तो वैसे मैं दरख्वास्त आपको एक करेंगे। बात बताऊं, इब्न जी फाजिल सर। साहब, आप मेरे दोस्त हैं और हमारी भी जिंदगी इसी दस्त की सयाही में गुजरी है। ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ना, जो ये जो टैप्टा शैप्टा जो बैठे हुए हैं ऊपर, ये सब के सब जो हैं ये प्रोटोकॉल ओरिएंटेड लोग हैं। इनसे किसी इनकलाबी कदम की उम्मीद मत रखिएगा। जी ये बिल्कुल ऐसे ही। ये इनर्शिया का शिकार हैं, ये स्टेटस को का सिंबल हैं। मैं आपको बताऊं, अगर हमारे मुल्क का ब्यूरोक्रेट ठीक हो जाता तो आज हमारा मुल्क यहाँ तक ना पहुंचता। ये बहुत इनसे सही। कभी आप उम्मीद ना रखिएगा। आप अपने तौर पर जो हमारे जो दूसरे लोग हैं, जो निजी इदारे हैं, उनसे बात करके इस तरह इसको आगे बढ़ाएं। ये सरकारी इदारों की ना कोई विजन होती है, इनके तो अपनी नौकरियों के चक्कर पड़े होते हैं। इनको ये फर्क पड़ता है कि गाड़ी कितनी लंबी है, नौकर कितने हैं, प्रोटोकॉल है या नहीं है, दैट इज इट। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इसको
अपने तौर पर जिस तरह आप कर रही हैं उस तरह करें। ठीक है, पॉलिसीज के लेवल पे आपको उनसे उनसे भी इंटरेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन उनसे उम्मीद मत रखिएगा, ये मैं आपको पहले से वार्न कर। जी 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 सर, बिल्कुल ये हमारे ज़हन में है, लेकिन हमने ये सोचा कि हम हर दर खटखटाएंगे, जो भी खुलेगा उससे फ़ायदा हासिल करेंगे इंशाल्लाह। तो हम उनसे भी मिलेंगे, उनको दरख्वास्त करेंगे, हम यूनिवर्सिटीज़ के पास भी गए हैं, उनसे भी हमने कहा है कि शॉर्ट कोर्सेज करवाएं। और हम खुद से, जैसे मैंने गुजारिश की कि हम खुद से भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाना चाह रहे हैं। अभी फूड के लिए तो हमारा एक ज़ेरे तमीर है जिसमें फूड प्रोसेसिंग हम सिखाएंगे। इसके अगले मरले पर इंशाल्लाह ताला हम प्राइवेट सेक्टर की मदद से इंजीनियरिंग के ट्रेनिंग सेक्टर, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाने का इरादा रखते हैं। तो हम अपने तौर पे जो भी हो सकता है वो जरूर करेंगे, लेकिन साथ साथ हम इनको भी मोटिवेट करेंगे। हो सकता है कि वहां से भी कोई खैर की खबर ठीक, आ जाए। जी अल्लाह सर। करेगा इंशाल्लाह, और कुछ ना कुछ उम्मीद है कि चीज़ें बेहतर होंगी। मैं चूंकि टाइम कम है, और लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता चलूं कि हम चाहेंगे और कोशिश करेंगे कि आपसे हम ऑफ एंड ऑन बात करते रहा करें, और आपकी जो अपडेट्स हैं वो अपने नाजरीन तक शेयर करते रहें। और मैं आपसे भी ये गुजारिश करूंगा कि आप जब भी टाइम हो हमारे साथ ज़रूर अपनी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनको शेयर किया करें, ताकि एक तहरीक के तौर पर इसको आगे बढ़ाया जाए। जिस तरह इंशाल्लाह। चीमा साहब ये फरमा रहे थे कि जनाब हम देसी बनो तहरीक जो है वो करें, और मिसी रोटी का एक रेस्टोरेंट हम खोलेंगे इंशाल्लाह कहीं ना कहीं। तो इस तरह की चीजें वो करते रहेंगे। तो मैं आखिर में आपका इंशाल्लाह। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इब्न फाजिल साहब और सफदर चीमा साहब, बड़ी मेहरबानी। और उम्मीद है कि हम जल्दी इंशाल्लाह मिलेंगे और मजीद इसके ऊपर बात करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट्स जो आप कर रहे हैं उनको लेके चलेंगे। हमारा जो स्मॉल बिजनेस है उसको कैसे डेवलप करना है, इसके ऊपर हम स्ट्रेटेजाइज करेंगे इंशाल्लाह। और आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में दुआ की मेरी इज्जत के लिए काफी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, और मेरे फख्र के लिए काफी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुर्दन बतोमाए खेशरा, तू दानी हिसाब कमो बेचरा। मुझे इस राग सना को इस खूबसूरत पैनल के साथ इजाजत दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।